यह वीडियो पूरा होने से पहले आपको यह स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि हमारा देश अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सवाल, क्या कोई भी देश गरीबी में रहते हुए विकास कर सकता है? बिल्कुल नहीं। विकास के लिए पैसा चाहिए। तो यह पैसा आता कहां से है? अगर सिर्फ नोट छापने से देश अमीर हो जाता, तो आज तक दुनिया का हर देश अमीर हो चुका होता। लेकिन सच यह है कि पैसा हवा में पैदा होता है। यह कैसे होता है? सच में ऐसा ही होता है। हवा से पैसा बनाना इतना मुश्किल है, इसीलिए दुनिया के सभी देश यह नहीं कर पाते। आज हम जिसे मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला कहते हैं, वही तरीका एक समय में असली करेंसी के जन्म का कारण बना। कुछ सैकड़ों साल पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। मेरे पास नमक है लेकिन आटा नहीं, आपके पास आटा है लेकिन नमक नहीं, तो हम दोनों आपस में बदल लेते। लेकिन अगर मुझे आटे की जरूरत न हो और आपको नमक की हो, तो तब यह लेन देन संभव नहीं था। दूसरी समस्या यह थी कि कितने नमक के बदले कितना आटा मिलेगा, यह कौन तय करेगा? और अगर उस नमक से कोई गाय या भैंस खरीदनी हो, तो इतना भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए सोचा गया कि कोई एक कॉमन वस्तु हो जिसे आसानी से बदला जा सके। यहीं से करेंसी का जन्म हुआ। सोना, चांदी, लोहे जैसी धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे। लेकिन सिक्कों से भी 3 नई समस्याएं आईं। पहली, चोरी का डर। दूसरी, बड़े भुगतान के लिए बोरों भर सिक्के ढोने पड़ते थे। तीसरी, एक देश के सिक्के दूसरे देश में नहीं चलते थे। इसलिए जरूरत महसूस हुई एक ऐसी चीज की जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करे। और वह था सोना। लेकिन सोने से फिर चोरी का डर आया। इसलिए लोग अपना सोना साहूकारों के पास जमा करने लगे। वह साहूकार एक कागज पर लिखकर देता था कि अमुक व्यक्ति के पास इतना सोना है। जरूरत पड़ने पर वह कागज दिखाकर सोना वापस ले सकते थे। धीरे धीरे लोग उन कागजों को ही एक दूसरे को देकर व्यापार करने लगे। वे साहूकार आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाने लगे, एक का कागज आए तो दूसरा सोना दे दे। इस तरह पुराने जमाने की बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई। हवाला में भी लगभग यही होता है। सरकारों ने इस कागजी पर्ची के सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया और उन कागजों की जगह करेंसी नोट छापकर देश की जनता को देना शुरू किया। आपके हर नोट पर लिखा होता है, मैं वादा करता हूं। यही वादा करना आज की बैंकिंग व्यवस्था है। अब देखते हैं पैसा हवा में कैसे पैदा होता है। मान लीजिए आपने बैंक में 10 रुपए जमा किए। बैंक आपको 1 रुपया ब्याज देता है और उसमें से 9 रुपए किसी और को लोन दे देता है। वह व्यक्ति बैंक को 1 रुपया 50 पैसे ब्याज देगा। अब उस व्यक्ति ने 9 रुपए से एक कार खरीदी। कार बेचने वाली कंपनी वह 9 रुपए वापस बैंक में जमा कर देती है। बैंक में पहले से 10 रुपए थे, अब 9 रुपए और आए, यानी कुल 19 रुपए हो गए। लेकिन लोन वाला व्यक्ति अभी भी 9 रुपए देने वाला है, हिसाब में यह 28 रुपए दिखता है। इसे ही कहते हैं टोटल मनी इन सर्कुलेशन। इस तरह पैसा हवा में पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि देश में जितना ज्यादा उत्पादन होगा, व्यापार उतना बेहतर होगा, पैसा उतना ज्यादा सर्कुलेट होगा और देश अमीर बनता जाएगा। लेकिन व्यापार के लिए सही माहौल चाहिए। हमारे देश में बिजनेस मॉडल एक अलग ही लेवल पर चलता है। उदाहरण के लिए, सरकार एक हाईवे बनाना चाहती है, टेंडर निकालती है। वह टेंडर किसे मिलेगा? जिसने पिछले चुनाव में नेताओं को सबसे ज्यादा डोनेशन दिया होगा। और वह डोनेशन का पैसा कैसे रिकवर करेंगे? घटिया मटेरियल से सड़क बना देंगे। कुछ सालों में सड़क टूट जाएगी, फिर टेंडर निकलेगा, फिर उसी कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलेगा। जब एक ही कंपनी को बार बार काम मिलता रहेगा, तो बाकी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? राजनीतिक दलों को फंड देने वाली कोई भी बिजनेस कंपनी सरकार से लोन माफी की उम्मीद रखती है। यानी हमारी मेहनत से भरे टैक्स का पैसा उन्हीं व्यापारियों की जेब में जाता है। और इतना सब होने पर भी कोई सवाल क्यों नहीं करता? बड़े बड़े न्यूज चैनल प्राइम टाइम पर मंदिर मस्जिद, नेताओं की बातें और विपक्ष की आलोचनाएं दिखाते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में आपके शहर में कितनी नई इंडस्ट्री आई, इसका कोई जवाब नहीं देता। विपक्ष भी ईवीएम हैकिंग, संविधान खतरे में या जातिगत जनगणना जैसी बातों से आगे नहीं जाता। तो क्या भारत कभी विकसित होगा? हाँ, लेकिन पहले एक भ्रम दूर करना होगा। चुनाव आते ही सरकारी नौकरियों की बात होती है।
सरकारी नौकरी से देश विकसित होगा, यह सोचना बिल्कुल गलत है। इससे हालात और बिगड़ेंगे। क्योंकि जब वस्तुओं का उत्पादन होगा, व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, तभी देश में नया पैसा आएगा। रमेश एक सरकारी क्लर्क है, उसकी तनख्वाह टैक्स से आती है। वही पैसा समाज में घूमता रहता है। सुरेश एक फैक्ट्री में काम करता है, वहां वस्तुएं बनती हैं, उन्हें निर्यात करने से विदेश से नया पैसा आता है। दोनों की तनख्वाह बराबर हो सकती है, लेकिन देश पर असर बिल्कुल अलग अलग होता है। सरकारी नौकरी केवल एक जेब से दूसरी जेब में पैसा पहुंचाती है, नया पैसा नहीं बनाती। नया पैसा न आए तो आप कार तो खरीद सकते हैं, लेकिन शहर में अच्छी सड़कें नहीं आएंगी। टैक्स के रूप में आया सारा पैसा इन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में ही खर्च हो जाता है। तो फिर जनता को साफ पानी, अच्छे अस्पताल और स्कूल कहां से मिलेंगे? विकास कैसे होगा? अगर सरकार साल में 2 करोड़ नौकरियां भी दे दे, तो हमारे सरकारी दफ्तरों में कैसा काम होता है, यह सबको पता है। वे एक गैंग की तरह काम करेंगे और भ्रष्टाचार ही करेंगे। इसीलिए भ्रष्ट अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर नौकरी से पूरी तरह निकालना होगा। बिजली, पानी, लाइसेंस जैसी सार्वजनिक सेवाओं में सरकारी दखल जितना हो सके उतना कम करना होगा। सारे कागज सही होने के बाद भी फाइल रोककर बैठने वाले सरकारी अधिकारी हम सबने देखे हैं। उनकी जगह एक कंप्यूटर रख दो। वह रिश्वत नहीं मांगेगा, उसे हर महीने तनख्वाह नहीं देनी होगी। एक आम आदमी घर बैठे ही अपने काम निपटा सकेगा। इससे सरकार का पैसा बचेगा और उसे देश के विकास में लगाया जा सकेगा। एक विकसित देश का असली काम है प्राइवेट नौकरियां बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना और इनोवेशन के लिए फंड देना। क्योंकि केवल प्राइवेट सेक्टर ही नई नौकरियां और नया पैसा बना सकता है। हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है। लेकिन आज का युवा देश छोड़कर जाना चाहता है। यहां सही शिक्षा नहीं है, इसलिए प्राइवेट नौकरियां नहीं मिलती। यहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। बिजनेस शुरू करना हो तो लोन नहीं मिलता, और मिले भी तो मैनेजर को 10% कमीशन देना पड़ता है। बिना लंच दिए कोई अप्रूवल नहीं मिलती। जिनके पास पावर है वे किसी को जवाब नहीं देते, खुद को भगवान समझते हैं। किसी के साथ अन्याय हो जाए तो न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं। ऐसे में अगर बाहर के देश में चैन से जीने का मौका मिले तो कौन छोड़ेगा? लेकिन व्यक्तिगत रूप से देश छोड़ना सही बात नहीं है। यह मेरा देश है, यही मेरी पहचान है। सिस्टम से भागने की बजाय उसे ठीक करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां चैन से जी सकें। देश में विकास नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, बस सभी मिलकर योगदान नहीं दे रहे। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं। यह वोट जुटाने का सबसे आसान तरीका बन गई है। चुनाव आते ही मुफ्त बिजली का ऐलान होता है, जनता खुश होकर वोट देती है। इस प्रक्रिया में देश का विकास रुक जाता है और नेता जीतकर सत्ता का मजा लेते हैं। दूसरा कारण है ट्रांसमिशन लॉस। बिजली जहां बनती है वहां से आपके घर तक आते आते आधी हवा में खो जाती है। पुरानी वायरिंग और खराब ट्रांसफार्मर इसका कारण है। विकसित देशों में यह लॉस केवल 2 से 3% होता है। तो फिर इस सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं करते? जब बिजली मुफ्त में बांट रहे हो तो डिस्कम के पास पैसे कहां से आएंगे? और पैसे न हो तो पावर प्लांट को भुगतान कैसे होगा? इसीलिए पहले ये मुफ्त योजनाएं बंद करो। डिस्कम को समय पर भुगतान मिले, वे पावर प्लांट को पैसे दें, वे प्रोडक्शन बढ़ाए, ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेड हो। यह एक बार का खर्च दशकों तक फायदा देगा। अगर इस 20% लॉस को रोक लिया तो हम अतिरिक्त बिजली बेच भी सकते हैं। इसके बाद जरूरत है सही इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, वेयरहाउस। 9:03 उत्पादन करना काफी नहीं, उसे कम लागत में सही समय पर डिलीवर करना होगा। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़े तो हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन में नहीं टिक सकता। विकसित देश पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद उस पर अर्थव्यवस्था दौड़ती है। लेकिन हमारे यहां लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होते। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं। सड़क बनाते हैं, फिर खोदते हैं, इस तरह बार बार जनता का पैसा बर्बाद होता रहता है। इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए। 1. बिजली,
सिंचाई विभागों से 10-15 दिन में एनओसी न मिले तो सिस्टम को ऑटोमेटिक अप्रूवल देने का नियम बनना चाहिए। ठीक है, लोन मिल गया, फैक्ट्री लग गई, प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन उसे बेचेंगे कहाँ? चीन ने पूरी दुनिया को अपना कस्टमर बना लिया, इसीलिए इतनी तेजी से विकसित हुआ। हमें भी अभी एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी चाहिए। वियतनाम जैसे छोटे देश में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, क्योंकि वहां एक्सपोर्ट के लिए अनुकूल नीतियां हैं। 10:01, वहां मजदूरी सस्ती है, अप्रूवल जल्दी मिलती है। हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या है, काम करने के लिए युवा तैयार हैं, उन्हें सही मौका मिलना चाहिए। लेकिन मौका मिले भी तो क्या हम वाकई तैयार हैं? भारत में डिग्री एक बड़ा धोखा बन गई है। एक लड़का 12वीं के बाद 4 साल कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग करता है, हाथ में डिग्री होती है, लेकिन मार्केट में जाते ही सिर्फ रिजेक्शन मिलती है। यह किसी एक दो की समस्या नहीं है। आईआईटी जैसे टॉप संस्थानों में पढ़े 38% छात्रों को 2024 में नौकरी नहीं मिली, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आईआईटी का यह हाल है तो बाकी कॉलेजों की क्या स्थिति होगी? काम के लिए जरूरी स्किल्स सिखाई ही नहीं जा रही। यह उस छात्र की गलती नहीं, यह सिस्टम की विफलता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यह मत सोचिए कि आप में कोई कमी है, क्योंकि आपसे कम टैलेंट वाले लोग भी आज अच्छी पोजीशन पर हैं। एक छात्र को इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, यह कैसे पता चलेगा? हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल रटना, परीक्षा पास करना और डिग्री लेना, बस इतने तक ही सिखाती है। जब यह बुनियादी ज्ञान ही नहीं दिया तो विकास कहां से आएगा? हमारे 140 करोड़ लोगों को सही स्किल्स दी दो, भारत का विकसित होना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन अगर वह स्किल्स नहीं दी गईं, तो हम दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार देश बनकर रह जाएंगे। इतना सब बात करने के बाद भी हम अकेले सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन सही सवाल जरूर पूछ सकते हैं। 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई सिस्टम नहीं रोक सकता। भारत जरूर विकसित होगा, यह विश्वास मुझे है। लेकिन याद रखो, कोई भी देश गरीबी में रहते हुए विकसित नहीं हो सकता। यहीं से हमने यह वीडियो शुरू किया था। असली पैसा कैसे पैदा होता है, प्राइवेट और सरकारी नौकरी में फर्क क्या है, यह हमने समझा। आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तभी देश बेहतर होगा, यह भी समझा। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं, यह भी देखा। फिर भी आप सोच सकते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? 1947 में जब आजादी मिली, दुनिया ने कहा, इतनी जातियों और धर्मों वाला यह गरीब देश ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन आज 140 करोड़ लोग एकजुट हैं। अंग्रेजों को भगाकर आज हम कई देशों के बड़े भाई बन गए हैं। तो क्या इससे आगे असली विकास देखना हमारे भारत के लिए मुश्किल है? कमेंट में बताओ।